हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बिहार स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो बिहार स्पेशल के प्रश्नों को शामिल किया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टीआरई 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है कि बिहार स्पेशल से हर बार जो है कि आपके बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो ज़्यादातर प्रश्न आपको इस वीडियो से देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपका टीआरई में पूछा भी गया था। टीआरई 2 में यह प्रश्न आया था कि बिहार के किस जिले में जो है कि सोना पाया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें सोना की, तो यह बिहार के जमुई में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जमुई में जो है कि सोने का भंडार मिला है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगर दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला है कि बिहार का पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है। तो यह कौन सा मेला है जो कि कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है और कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, यह आपका होता है सोनपुर में। जी हाँ दोस्तों, सोनपुर में मेला लगता है जो कि कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है और यह लगभग जो है कि आपका 15 से 20 दिनों तक मेला चलता है और काफ़ी फेमस मेला है बिहार का। इसको जो है कि बहुत दूर दूर से, हर एक स्टेट से लोग जो है कि इस मेले को देखने के लिए आते हैं। तो यह बहुत ही फेमस मेला है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। तो देखिए, अगर हम बात करें, जो आपका कोसी नदी है वह गंगा नदी से जहाँ मिलती है वह मिलती है कुर्सेला में। जी हाँ दोस्तों, कुर्सेला में जाकर के मिलती है और कुर्सेला आपका कटिहार जिला में पड़ता है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है। तो देखिए, बात करें अगर हम दक्षिण बिहार की, तो वहाँ पर जो प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई है वह आपकी जो पद्धति कहलाती है वह कहलाती है आहार पायन पद्धति। जी हाँ दोस्तों, क्या पद्धति कहलाती है? आहार पायन पद्धति कहलाती है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। दोस्तों, यह जो प्रश्न हम करवा रहे हैं यह सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन सभी से आपके बीपीएससी में प्रश्न आएगा, तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा। तो दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में कानून द्वारा गौवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि बिहार में कानून द्वारा जो गौवध है यह किस वर्ष से प्रतिबंधित किया गया था। तो यह आपका किया गया था 1955 ईस्वी से। जी हाँ दोस्तों, 1955 से गौवध को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार का गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था। तो वह आपके थे महामाया प्रसाद सिन्हा। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। महामाया प्रसाद सिन्हा ही ऐसे व्यक्ति थे जो कि पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और वह जो है कि गैर कांग्रेसी थे। तो इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट ही सिलेक्ट करके लाए हैं, तो सभी को आप अच्छे से देखिएगा। और एक ज़रूरी बात कि अगर आपको इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके हमारे टेलीग्राम पर चले जाइए और वहाँ पर जो है कि आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो यह प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। तो वह आपकी मिलती है पुनपुन नदी। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। पुनपुन नदी जो है कि फतुहा के पास मिलती है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में
गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो देखिए, अगर हम बात करें सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वह आपका अमरकंटक का पठार है। जी हाँ दोस्तों, अमरकंटक के पठार से आपकी दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो आपकी सोन नदी निकलती है जो कि बिहार में चली आती है, और दूसरा आपकी एक नर्मदा नदी निकलती है जो कि गुजरात साइड में चली जाती है, राजस्थान गुजरात होते महाराष्ट्र में जाती है। तो उसको भी आप याद रखिएगा कि कौन सी नदी, एक नर्मदा नदी और एक आपका सोन नदी निकलती है। तो यह इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों, नर्मदा नदी से भी आपके इसमें प्रश्न पूछा जाता है शिक्षक भर्ती में, क्योंकि नर्मदा नदी पर जो है कि आपका कौन सा डैम बना है, सरदार सरोवर बांध बना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह पूछा भी जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है। तो देखिए, अगर हम बात करें जूट उत्पादक की, तो पूर्णिया जो है यह बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। जी हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि जूट उत्पादक, तो आपका पूर्णिया हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर सूती वस्त्र बनते हैं, तो बिहार के गया में जो है कि सूती वस्त्र बनते हैं, तो उसको याद रखिएगा, बिहार का मैनचेस्टर गया को कहते हैं। और पूछा जाए कि रेशमी वस्त्र कहाँ पर बनते हैं, यह जो है कि आपका बीपीएससी टीआरई 2 में आया था कि जो रेशमी वस्त्र हैं यह बिहार में कहाँ पर बनते हैं, तो यह आपका भागलपुर में बनते हैं। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कभी कभी पूछ लेता है कि बिहार में किस जिले में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो गया में सबसे ज़्यादा वहाँ पर गर्मी पड़ती है और वहाँ पर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। इसको याद रखिएगा। और दोस्तों यह आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बिहार में बारिश कहाँ होती है, तो किशनगंज में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और किशनगंज ही बिहार का सबसे पूर्वी जिला भी है। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों यह जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं इसको आप नोट करते रहा करिए, क्योंकि इन्हीं सबसे प्रश्न बनता है। और मैप से तो आप जान ही रहे हैं कि बिहार का मैप आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जिला नेपाल के साथ बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जो सीमा साझा नहीं करता है। उसमें 4-5 ऑप्शन दे देते हैं और पूछ लेता है, या जिलों के नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा जिला है जो यूपी के साथ सीमा साझा नहीं करता, या जो है कि आपका पश्चिमी बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यह सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें के बारे में अगर हम बात करें तो बिहार की जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वह चावल, गेहूं, मक्का है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चावल, गेहूं, मक्का सबसे ज़्यादा जो है कि बिहार में होता है और यही वहाँ की खाद्यान्न फसल भी है। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो वह आपका कौन सा हो जाएगा, तो वह आपका हो जाएगा कांवर झील। जी हाँ दोस्तों, कांवर झील को जो है कि बिहार का प्रथम रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। दोस्तों बिहार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे बिहार जनगणना जो हुई थी उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही में जो है कि मैप्स तो आप पढ़िएगा, साथ ही में किस ज़िले में कौन सा जो है कि पैदावार सबसे ज़्यादा होती है अभी आप पढ़ लीजिएगा। जैसे पूछ लेता है, अभी अब की बार ही प्रश्न आया था कि बिहार में किस ज़िले में जो है कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो वह आपका रोहतास में सबसे ज़्यादा होता है। यह भी पूछा गया था बिहार में किस ज़िले में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, तो वह भी आपका रोहतास ज़िले में होता है। तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों पूछा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला आपका पश्चिमी चंपारण है। और यह दोस्तों आप एक प्रश्न, चलिए आंसर बताइए कि बिहार के किस ज़िले का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, आप इसका आंसर दीजिए कि बिहार में ऐसा कौन सा ज़िला है जिसका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। तो चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है। तो देखिए भारत में अगर हम बात करें तो बिहार जो
सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है वह करता है चूना पत्थर का। जी हाँ दोस्तों, चूना पत्थर का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। तो दोस्तों अभी हमने आपसे प्रश्न किया था कि बिहार में जो है कि लिंगानुपात किस जिले का सबसे ज़्यादा है, तो वह आपका गोपालगंज है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो देखिए अगर हम बात करें मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का जो प्रयास किया गया था यह 1908 ईस्वी में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 1908 ईस्वी में किया गया था। और मुजफ्फरपुर बम कांड से अब की बार जो है कि यह प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 3 में जो पेपर आपका कैंसिल हो गया उसके बारे में पूछा गया था कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी दी गई थी, तो वह आपके कौन थे, तो खुदीराम बोस जी थे, जिनको कि सबसे कम उम्र में मात्र 17 साल की उम्र में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। तो देखिए अगर हम बात करें पटना से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अंग्रेजी अखबार आपका था वह था द बिहार हेराल्ड। जी हाँ दोस्तों, द बिहार हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि वर्ष 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें 1928 में बिहार में रविदास सभा का जो गठन किए थे वह आपके कौन किए थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है जगजीवन राम। जी हाँ दोस्तों, जगजीवन राम ने 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को राजी करने का निर्णय लिया था। तो देखिए अगर हम बात करें चंपारण आने के लिए गांधी जी को राजी करने का जो निर्णय लिया था वह जो है कि लिए थे आपके कौन, तो राजकुमार शुक्ल। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार शुक्ल जी ने ही जो है कि 1916 का जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है लखनऊ में, तो वहाँ पर वह जाते हैं और वहाँ पर जो है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन था उसमें जो है कि चंपारण में जो नील की खेती होती थी उसका जो है कि उस चीज़ को वह वहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से अंग्रेज जो है कि तिनकटिया प्रणाली को लागू किए हैं और ज़बरदस्ती जो है कि किसानों से नील की खेती करवा रहे हैं। तो वहीं पर जो है कि गांधी जी कहते हैं चलिए हम चंपारण आएंगे, और जो है कि 1917 ईस्वी में अगली साल जो है दिसंबर में अधिवेशन होता है और अगले ही साल जो है कि अप्रैल के महीने में गांधी जी चंपारण आते हैं और वहाँ पर जो है कि वह आंदोलन भी करते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा कि बहुत बार पूछा जाता है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था। तो गांधी जी ने जो अपना प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था वह बिहार के चंपारण से किया था। जो चंपारण आंदोलन हुआ था तभी से जो है कि उनका वह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, तो इसको याद रखिएगा। और दोस्तों गांधी जी भारत कब वापस आए थे, तो 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को गांधी जी भारत वापस आए थे। और 9 जनवरी को तभी से जो है कि हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। और यह कब घोषणा की गई प्रवासी दिवस मनाने की, तो 2003 से जो है कि हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। तो इसको याद रखिएगा। यह प्रश्न आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा भी गया था कि प्रवासी दिवस हम लोग कब से मनाते हैं, तो 9 जनवरी 2003 से जो है हम लोग हर साल प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो देखिए अगर हम बात करें बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे वह जयप्रकाश नारायण थे। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण जो है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो है कि संस्थापक थे। और इनको जो है कि क्या उपाधि दी गई थी, तो इनको जो है कि लोकनायक की उपाधि दी गई थी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं लोकनायक और जननायक में। तो देखिए अगर लोकनायक की बात करें तो लोकनायक की उपाधि आपका जयप्रकाश नारायण को दिया गया था, लेकिन जो जननायक की उपाधि है यह आपके कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक की उपाधि दी गई थी, लेकिन लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण जी को दी गई थी। और दोस्तों आप इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अभी हाल ही में जो है कि कर्पूरी ठाकुर जी को जो है वह भारत रत्न मिला है, तो यह प्रश्न आपका आ सकता है।
अगला प्रश्न आपका है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है यह स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। जी हाँ दोस्तों, किसने किया, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। तो इसको आप याद रखिएगा, यह बहुत ही बड़े किसान नेता थे, तो इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार प्रोविंशियल सभा का जो गठन है यह 1929 ईस्वी में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1929 ईस्वी में बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दोस्तों है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया। तो देखिए, अगर हम बात करें बिहार में स्वराज दल का गठन जो करने वाले थे वह आपके श्री कृष्ण सिंह जी थे। जी हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण सिंह जी जो है यह बिहार में स्वराज दल का गठन किए थे, तो इनको याद रखिएगा। और श्री कृष्ण सिंह ही जो है वह बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो वह आपके श्री कृष्ण सिंह ही थे, तो इनको आप याद रखिएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न और आता है आपका कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा है वह आपके जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और जयप्रकाश नारायण को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो लोकनायक के नाम से जानते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यह 20 क्वेश्चन हम लोग देखें। अगली जो वीडियो आएगी हम उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन और बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, आपसे यह रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है वह क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह जो है कि केवल बीपीएससी द्वारा ही नहीं पूछे गए हैं, बल्कि इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी एग्ज़ाम में कई कई बार यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसलिए हमने सभी एग्ज़ाम को देख करके सभी प्रश्न पेपर को मिला करके उसके बाद इन क्वेश्चनों को शामिल किया था। तो इसको आप अच्छे से रट जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।